हरिओम आप सभी का। मेरी आवाज़ आ रही है? सर मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? यस। तो सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे अपना ज्ञान साझा करने का मौका मिला। मेरा परिचय जो है, मेरा नाम दिव्या वर्मा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं एमए योग थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। इससे पहले एमए से पहले मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से, जहाँ पे योग के प्रति मुझे काफ़ी पहले से ही एक लगन था, अट्रैक्शन था इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो बेसिकली मैं बायो की स्टूडेंट हूँ और बीएससी के बाद मैंने एमएससी केमिस्ट्री में कर ली थी, लेकिन इसमें मुझे रुझान इतना था योग में कि मुझे बिना किसी से आदेश लिए बिना मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए चली गई। और मेरा लगन इतना था योग के प्रति कि मैं वहाँ पे रविशंकर यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप भी किया। उसके बाद और मेरी इच्छा शक्ति बढ़ी तो फिर मैंने एमए करने का निर्णय लिया। अभी मैं एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ और नेट की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्षेत्र में काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित करके मैं उन सभी लोगों तक अपना ज्ञान प्रेषित करूं जहां लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, उनको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मैं पहुंचा सकूं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो योग फॉर एंजाइटी, चिंता अवसाद को लेकर है। तो फिर हम देखेंगे कि ये हमारी दिनचर्या में हम जो जीवन अभी जी रहे हैं उसमें तनाव आता कैसे है और तनाव है क्या चीज़। तो जो तनाव है, चिंता, एंजाइटी, जिस पर मैं आज पूरा विषय लेने वाली हूँ, तो हम कभी भी एक सोच हमारे दिमाग में आता है, कुछ भी चीज़ को लेकर के हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उससे उबरने का प्रयास करते हैं। तो वो चिंता अगर एक स्तर तक है तो वो ठीक है, वहाँ से हम अगर उसको हल कर पा रहे हैं तो वो ठीक है। अगर वही चिंता एक स्तर को पार कर लेती है ना, एक निश्चित स्तर को अगर वो पार कर जाती है तब वो कहलाता है अवसाद। हम जब उसमें एकदम गहन चले जाते हैं, गर्त तक चले जाते हैं, उससे हम उबर भी नहीं पाते हैं, तो वो कहलाता है अवसाद। तो ये जो है इसका काफ़ी बैड, एक गलत इफेक्ट जो हमारे जीवन पर पड़ता है। इस स्थिति में, अवसाद की स्थिति में व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर का सामना करता है, घबराता है वो कि अब क्या होगा, उससे वो हल नहीं पा पाता है, उसका जी मचलता है। इस दौरान कभी कभी उल्टी भी लगता है अगर ज़्यादा हम डर जाते हैं। हाँ, ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं भी होता है, इस दौरान पे हम काफ़ी डरे हुए रहते हैं, हमारा हार्ट बीट जो है वो काफ़ी तेज हो जाता है और जी मचले जैसे लगता है, उल्टी लगता है, हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है, सांसें जो है वो फूलने लगती है। तो ये सब जो है वो इसके लक्षण जो है काफ़ी अवसाद के, जब हम एक निश्चित दायरा से आगे बढ़ जाते हैं तब। तो एंजाइटी के, अवसाद के कारण क्या क्या है, ये हम इस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। अवसाद के कारण क्या है, जैसे कि किसी भी चीज को लेकर के, एक टॉपिक को लेकर के ज्यादा चिंतन, गहन मतलब उसमें एकदम डूब जाना, ज्यादा चिंतन करने लगना, एक निश्चित टाइम चीज़ से ज़्यादा हम जब उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, उस विषय के बारे में ज़्यादा हम चिंतन मनन करने लग जाते हैं, है ना। और तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे कि जीवन में हमारे पास्ट में जो भी बीता हुआ रहता है, जैसे किसी से झगड़ा है व्यक्तिगत रूप से, या जो भी घटनाएं रहती है हम उसे एकदम पकड़ करके रखते हैं, है ना। और अनुवांशिकी भी होता है, जैसे कि दादा को था, पापा को था, जेनेटिक्स हम जिसे कह सकते हैं। तो अनुवांशिकी भी रहता है कि हाँ, वो जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो वो लोग सोचते थे तो कहीं ना कहीं उनका कुछ अंश जो आता है वो हम पे भी आता है, तो हम वैसे भी होते हैं।
और स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, हम किसी स्वास्थ्य से, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, मान लो जाए किसी का कुछ खराब है बॉडी का पार्ट्स, या फिर उनको हमेशा तबीयत खराब कुछ ना कुछ होते रहता है शरीर से रिलेटेड, तो भी वो एक अवसाद से घिरा हुआ रहता है, चिंता से कि मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं, वो भी एक कारण है। और नशे का इस्तेमाल करना, जैसे कि आजकल एकदम कॉमन सा चीज़ हो गया है कि कुछ भी थोड़ा सा टेंशन आया, चाहे वो विद्यार्थी के जीवन में देखें, चाहे वो एक युवा के जीवन में देखें, चाहे वो एक मध्यम वर्ग के स्टेज में हम देखते हैं, तो वो लोग नशा करने लगते हैं, थोड़ा सा भी टेंशन आता है। लेकिन हमको ये भी पता है कि वो उससे निकलने का एक सही मार्ग नहीं है, फिर भी लोग नशा करते हैं। लेकिन नशा करने के जब आप नशे में रहते हैं, जैसे कि आपने शराब का सेवन किया है, तब तक थोड़ा आप ठीक रहते हैं कुछ घंटों के लिए, फिर उसके बाद आप वही स्थिति में फिर से आ जाते हैं, तनाव भरा स्थिति में, और तो और आप शराब पी करके और एक उल्टा अपना क्षति पहुंचा देते हैं शरीर को। तो ये चीज़ भी एक एंजाइटी का एक कारण है। इतने सारे जो 5 कारण मैंने बताए। अब एंजाइटी के हम देखते हैं परिणाम क्या है। अब हम तनाव में हैं तो उसके क्या क्या परिणाम जो हमारे बॉडी को मिल सकते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, मतलब कि एकदम सामान्य स्तर पर जो उनका सोच है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, लहजा है, वो बिल्कुल नहीं रहता। एक सामान्य स्तर पे ना तो वो बात कर पाते हैं, ना तो उनका शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं वो भी सामान्य नहीं रहता, हड़बड़ाते रहते हैं वो लोग। और किसी भी जैसे कि जो भी बातें आती है मन में उसको ईजिली कवर नहीं कर पाते हैं, वो लोग हड़बड़ाते रहते हैं, है ना। तो ये है उत्तेजित हो जाना, एक्साइटेड ज़्यादा रहना, और घबराहट मन में आती है। किसी भी चीज़ को लेकर के वो लोग शांति ढंग से अपना किसी भी परिणाम जो रिजल्ट लाना चाहिए किसी भी बात को, मुद्दे को लेकर के, तो वो लोग घबरा जाते हैं, सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं। और हमेशा उनके जो दिमाग में है जो वो थकान जो है वो भी लगा रहता है एकदम। अब दिमाग जो है वो हमेशा चलते रहेगा, शांत नहीं रहेगा, तो आपका शरीर भी कहीं ना कहीं थकेगा, मानसिक रूप से भी थकेंगे और शारीरिक रूप से भी आप थके रहेंगे। और किसी भी काम को लेकर के, चाहे अगर आप विद्यार्थी हैं, कामकाजी महिला या पुरुष हैं, या बिजनेस वुमेन है, या फिर जो भी हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति, काम कार्य के प्रति आपका जो वो कॉन्सेंट्रेट लेवल रहना चाहिए, एकाग्रता, वो बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आप एंजाइटी में है तो। और चिड़चिड़ाहटपन, अगर थोड़ा सा भी कोई सामान्य सा बात कर रहा है, या फिर हम जैसे कि रास्ते में खड़े, हमको रोड क्रॉस करना है, तो वहाँ पे भी हमें निगेटिविटी चीज़ें रहेगी कि नहीं मैं रोड तो क्रॉस कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सीडेंट हो गया तो ये निगेटिविटी से काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों से घिरे रहते हैं, जो अवसाद के मतलब उसमें आते हैं वो लोग। और मांसपेशियों में भी एक तनाव लगा रहता है जब हम एक अवसाद के समय पे रहते हैं तो। और सोने में भी दिक्कत आती है, जैसे कि हमारे दिमाग में हमेशा कार्य करते रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं, तो हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स है वो भी अनबैलेंस हो जाता है। अब बॉडी का जब हार्मोन्स अनबैलेंस होता है तो हम सही से, जब हम सोते भी हैं तो हमारे सोने के दौरान उस टाइप का हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाता है जिसके हमें नींद आए। तो अगर हम अपने जीवन में तनाव पूर्ण है, तनाव से ग्रसित हैं, तो हमें नींद भी नहीं आएगी, न ही हम उस खुशनुमा मिजाज को, अगर कभी चलो हम तनाव से ग्रसित हैं और हमारे आसपास कुछ किसी का बर्थडे हो रहा है, कुछ भी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो हम उसको भी एक अच्छे से खुल करके इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना तो आप सो पाएंगे, ना तो कुछ भी चीज़ों में आप एकदम 100% दिल खोल करके आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अवसाद अगर है तो। और समाज से भी आप कटे रहेंगे, जैसे कि कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है छोटा बड़ा, तो आप उसमें भी हिचकेंगे जाने के लिए कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, लोग पूछेंगे, बात करेंगे, तो हमारा जो मुंह है उससे भी कुछ बातें निकल जाता है अगर हम टेंशन में रहते हैं तो वहाँ भी कंट्रोल नहीं रहता है। हम अपनी ज़ुबान में भी कंट्रोल कुछ काफ़ी सारे लोगों का नहीं रहता है, अगर वो तनाव में रहते हैं तो वो जैसे कि कोई गलत किया है तो गलत तरीके से हर किसी के साथ वो वैसा व्यवहार करते हैं, बोलने का मतलब। और संतुष्टि का अभाव रहता है उनके जीवन में, सेटिस्फाइड नहीं रहते किसी भी चीज़ को लेकर के वो, कि हाँ संतोष उनके मन में रहता ही नहीं है। तो ये सब एंजाइटी के प्रकार हैं। और वो किसी भी कार्य को अगर करता है, चाहे वो घर परिवार का हो, बाहर का हो, विद्यार्थी जीवन का हो तो पढ़ने का हो, व्यापारी हो तो व्यापार से रिलेटेड हो, कुछ भी कोई भी वर्ग का हो वो इंसान,
उनको वो नकारात्मक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं कि मैं करूँगा तो सही परिणाम नहीं आएगा। तो आप इन चीज़ों से पहचान सकते हो कि वो अवसाद से घिरा हुआ व्यक्ति है। तो फिर अब एंजाइटी अगर है हमें तो हम इसमें क्या चीज़ खा सकते हैं कम करने के लिए। तो पालक है, पालक भाजी है ना, सब्जी। तो पालक में जो है ना वो एंटी स्ट्रेस का गुण पाया जाता है और एंटी डिप्रेसिव का गुण पाया जाता है, जो कि हमें अवसाद से निकलने का, उबरने का जो है वो मार्ग प्रदान करती है। और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जो अवसाद से निकलने का, तनाव से निकलने का हमको एक मुख्य रास्ता जो है वो बतलाती है। और गाजर भी है, गाजर में भी ए, सी, के विटामिन पाए जाते हैं, जो अवसाद से निकलने के लिए हमको काफ़ी कारगर जो है। और जायफल जो है वो भी अवसाद के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर तनाव में जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा हार्मोन्स जो लेवल है, कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है, जो कि बढ़ जाता है, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो जब हम तनाव में रहते हैं तो हमें, जैसे कि किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद रहता है तो हम उस दौरान म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर हमको बच्चा पसंद है, अपने किसी भी हम बच्चे से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उससे बात कर सकते हैं। अपने तनाव को कम करने के लिए गाना सुन सकते हैं, कुछ कॉमेडी मूवी वगैरह छोटा सा क्लिप जो भी आप देख सकते हैं। परिवार के साथ आप बैठ सकते हैं, हंसी मजाक, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों से मिलना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात। अगर हम तनाव में हैं तो हमारा जो दायरा है वो एक सकारात्मक लोगों के साथ हमको ज़्यादा रहना चाहिए। तब जैसे बोलते हैं ना, जैसे जिन लोगों के हम साथ रहेंगे, जिस रंग में रहेंगे उसी रंगत में ढल जाएंगे। ये बात सच में 100% सच है। तो एक हम जब तनाव में अगर रहते हैं या तो हमको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काफ़ी सकारात्मक रहते हैं, अपने जीवन को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। तो हम उनके साथ रहने का प्रयास करें, उनके ऑरा में, उनके सर्कल में जाने का प्रयास करें, क्योंकि वो कभी निगेटिव नहीं सोचते हैं। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हम उनके जैसा सोचने का प्रयास करते हैं कि तो फिर हमको नकारात्मक लोगों से और ना मिले। जब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इन सब चीज़ों का शिकार हो रहा हूँ, तो आप नकारात्मक लोगों से काफ़ी दूर रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप सकारात्मक दायरे में जाने का ज़्यादा कोशिश करें, वैसे लोगों से मिलने का प्रयास करें, वैसे चीज़ें भी देखें। जैसे कि आज के डेट में सभी लोगों के पास में फ़ोन है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तनाव से भी थोड़ा ग्रसित हूँ या मुझे मेरा दिमाग सही नहीं लग रहा है, तो आप सकारात्मक वीडियो वगैरह या तो अच्छी मोटिवेशनल बातें आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो बॉडी में है ना डोपामाइन, एक खुशनुमा मिजाज, हैप्पी हार्मोन्स जिसे बोलते हैं, डोपामाइन हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन, ये भी एक हैप्पी हार्मोन्स है जो कि आपके बॉडी में इंक्रीज होता है और आपको एक खुशनुमा माहौल क्रिएट कराता है, आपको शांति प्रदान कराता है। तो एक हमने तनाव वाले हार्मोन्स भी देखे और हमने हैप्पी हार्मोन्स भी देखे। तो फिर अब हम आगे चलते हैं, इसमें अगर योग में चलते हैं कि आसन आपको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे कैमल पोज, है ना, ऊंट। कैमल इंग्लिश है और जो ऊंट है वो इसका हिंदी में अर्थ है। तो सबसे पहले हम कैमल पोज करेंगे। इसे हिंदी में इसे कहते हैं उत्तरासन और इंग्लिश में इसे कहेंगे कैमल पोज। तो फिर मैट में सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं। तो हम सबसे पहले करेंगे कैमल पोज। सबसे पहले हाथों को ऊपर उठाएंगे
श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे हम हमारा श्वास पूरे तरीके से बॉडी से निकल जाएगा, तभी हम सामने अच्छी तरीके से झुक पाएंगे। और यहाँ पे हम 10 काउंट करेंगे धीरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर इस आसन में जब हम ऐसे सामने झुकते हैं तो आपका यहाँ के जो मसल्स है वो भी कार्य करते हैं। यहाँ पे एक तनाव उत्पन्न होता है, पैर के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होते हैं, रक्त का आवागमन जो है वो अच्छे से हो पाता है। जब हम इधर झुकते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस ऊपरी हिस्सा में अपर बॉडी में ज़्यादा होता है, जिससे अवसाद से निकलने का ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे दिमाग की तरफ होता है तो काफ़ी अच्छा होता है हमें अवसाद से बाहर आने के लिए। तो फिर इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई बद्ध कोणासन। इस तरीके से बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं, तितली आसन। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, आपका चेहरा एकदम फ्रंट की ओर और इंटरलॉक करके पैर के नीचे लगाएंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप शुरुआती तौर पे आप इसका मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एकदम स्थिरता लाने के लिए आप इसको जमीन से टच कराने के लिए यहाँ पे पुश भी कर सकते हैं 10 काउंट तक। तो श्वासों की गति यहाँ पे सामान्य रहेगी, आप धीरे से श्वास ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे अप्स एंड डाउन जो है वो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम। आप इस पोजीशन को महसूस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे तनाव आ रहा है आप आंख बंद करके इस पोजीशन इस योगाभ्यास को आप महसूस कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपको एक शांति प्रदान करता है, एकदम रिलैक्सेसिंग मोड आप जिसे कह सकते हैं। अब हम जाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें लेट जाएंगे इस प्रकार से। लेटने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, जैसे कि अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। जिस प्रकार हम बटरफ्लाई में पैरों को रखते हैं ना, उस प्रकार इसमें भी पैर हमारे मिले हुए रहेंगे। ऐसे दोनों जो तलवे हैं वो आपस में ऐसे मिले रहेंगे और आप दोनों हाथों को रिलैक्स करके अपने चेस्ट के ऊपर में रख सकते हैं और जो श्वासों की गति है वो सामान्य रहेगी। इसमें भी आप 10 काउंट करेंगे और आप इसको 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी रिलैक्सिंग, आपको एक तनाव मुक्त आसन जिसे कह सकते हैं। इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरे ओवरऑल बॉडी में सामान्य स्तर पर जो है वो होता है। अब हम आगे चलेंगे प्रसारिता पदोत्तान आसन। इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, इंटरलॉक करेंगे हाथों को और अपने इंटरलॉक जो जहाँ पे किए हैं वहां पे सर को रखने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। और श्वास की गति इसमें कैसे रहेगी, जब हम पैर फैलाएं श्वास अभी लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे जाते हैं। श्वास हमारा पेट, श्वास छोड़ेंगे तभी तो हम नीचे जाकर के ऐसे से झुक पाएंगे, है ना। तो श्वास छोड़ते हुए इंटरलॉक करके सर को लगाना है, फिर 10 काउंटिंग करके श्वास लेते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में आना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे नीचे झुक रहे थे तो जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड
ऑक्सीजन भी मिलता है, हमारे मस्तिष्क का जो कार्य क्षमता है वो भी अच्छे से होता है। तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी जो भी है वो मिल पाता है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बहुत अच्छे से होता है। अब हम तनाव के लिए एक आसन और कर सकते हैं, हम शिशु आसन कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों पैरों को मोड़ करके इस प्रकार बैठे, खड़े हुए उसके बाद दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार वज्रासन में जैसे बैठते हैं ना, उस तरीके से बैठ के और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि आपका जो अपर बॉडी है वो प्रॉपर जा करके वहाँ पे फिट हो सके। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्वास लेंगे छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और चेस्ट और जीभ लगाने का प्रयास करेंगे। इसे कहते हैं शिशु आसन, बाल आसन और शशांक आसन। ये जो है यहाँ पे टाइम काउंट करेंगे, इसे भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का रिलैक्स प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम उच्च स्तर के अभ्यासी भी रहते हैं तो उच्चतर स्तर का अभ्यास करते रहते हैं, तो फिर इसको कॉमन एक रिलैक्सेशन मूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मस्तिष्क की ओर होता है। और इसके बाद हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। तो पश्चिम उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती जा रहे हैं, है ना, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। और अब निरंतर अभ्यास के बाद फिर तो आप काफ़ी अच्छे से अंतिम लक्ष्य की ओर आप जा सकते हैं। तो फिर श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और अपना चेस्ट चीन घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी आप 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। इससे इस आसन से हमारे पैर में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। हमारा बैक भी जब फॉरवर्ड जाता है, सामने की ओर जाता है, तो काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, तनाव से मुक्त महसूस हम करते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से हो पाता है। और जो एक आसन है ये उच्च स्तरीय अभ्यास वालों के लिए है, शीर्षासन। अभी तक मैं जितने आसन बताई वो सामान्यतः सभी लोग इसको कर सकते हैं, और जो शीर्षासन है वो उच्च स्तर के अभ्यासी लोग ही इसको कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम शीर्षासन के लिए हम जाने के लिए इस स्थिति में आएंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पहले इस तरीके से हम ऐसे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जाने के लिए तो हमने मेजर किया, हाथों को हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके प्रॉपर सीध लगाने का प्रयास। फिर श्वास की जो गति है वो सामान्य रूप से चलती रहेगी और आपका जो ध्यान है वो एकदम किसी एक केंद्र पर आप टिका करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं और आपका ध्यान भी जो है वो केंद्रित रहेगा। आप अच्छे से अगर अभ्यासी रहते हैं तो इसमें काफी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। इस तरह फिर शीर्षासन करने के बाद आप शिशु आसन में जाएंगे, बाल आसन, ताकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो सामान्य हो सके। क्योंकि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे सिर की ओर आ जाता है, तो उसे सामान्य गति प्रदान करने के लिए हम बाल ये शिशु आसन में आएंगे।
तो ये जो शीर्षासन था ये एक उच्च स्तरीय अभ्यासियों के लिए था। ये इसे अगर अकेले करने की कोशिश ना करें, किसी भी मार्गदर्शन एक अच्छे कोच योगाचार्य के उसमें गाइडलाइन में करेंगे। ये उच्च अभ्यासियों के लिए था जो शीर्षासन था वो। और एक सामान्य सा एक और बचा है शवासन। शवासन जो है एकदम सीधे लेट करके सबसे पहले शवासन करने के लिए जितने भी सांसारिक मोह माया चिंता है, घरेलू हो चाहे किसी भी प्रकार का हो सांसारिक, उन सभी चीजों से हम एकदम मुक्ति पा करके आराम से लेट जाएंगे। लेटने के बाद में जैसे कि हम लेट गए ऐसे, और सामान्य श्वास लेंगे, एकदम धीमी गति से श्वास लेंगे और धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है और ऐसा सच में भी है कि जब हम एकदम धीमी गति से श्वास लेते हैं, बहुत ही धीमी गति से, और बहुत ही धीमी गति से जब हम श्वासों को छोड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन को जो हमारा बॉडी को काफी अच्छे से यूज कर पाता है। और जल्दी जल्दी श्वास लेते और छोड़ते हैं तो वो उतना ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। तो शवासन में आपको एकदम अपने मन को शांत करके सोना रहता है, एकदम बेसुध, आपको सुध नहीं है, मतलब किसी भी चीज की चिंता नहीं है, सौ के समान सोना है, इसीलिए इसे शवासन कहा जाता है। तो फिर आप ऐसे सीधे लेट जाएंगे, श्वासों की गति एकदम समान रूप से धीमी गति से चलती रहेगी। अब इसमें जब हम लेटते हैं तो एक होता है इसमें कोई बात नहीं करता है, एक हमारे ध्यान को हम केंद्रित करके सोते हैं। दूसरा होता है कि योगाचार्यों के द्वारा पैर की उंगलियों से लेकर के हमारे सिर तक एक एक अंगों को ध्यान केंद्रित करा के उन्हें शांत और शिथिल कराया जाता है। जैसे मैं करने का भी प्रयास चलो हम करते हैं। सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे, श्वास की गति सामान्य रहेगी। सर्वप्रथम पैर की जितनी भी उंगलियां हैं उन्हें शांत शिथिल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पैर की एड़ियों पर आएंगे, पैर की एड़ियों को शांत और शिथिल करने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसके ऊपर काफ मसल पे आएंगे, जहाँ पे उन सभी मसल को, मांसपेशियों को शांत और रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। हमारा ध्यान जो है संपूर्ण ध्यान वहीं पे केंद्रित होगा। उसके बाद हम अपने ध्यान को घुटनों पर लगाएंगे, जिन्हें शांत और शिथिल करेंगे। उसके बाद हम अपने ध्यान को अपने थाई के ऊपर में, जांघों के ऊपर में लेकर के जाएंगे, जिन्हें हम शांत और शिथिल करेंगे। अपना ध्यान पूर्ण रूप से वहाँ पर केंद्रित करेंगे। उसके बाद हम अपने जेंटल ऑर्गन एंड आसपास के एरिया पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे, शांत करेंगे, शिथिल करेंगे। उसके बाद हम अपने पीठ वाले एरिया पे आएंगे, रीढ़ की हड्डी पर, समस्त रीढ़ की हड्डियों पर शांत और शिथिल करेंगे। अग्रभाग पेट की तरफ आएंगे, शांत शिथिल करेंगे। चेस्ट की तरफ शांत शिथिल करेंगे। हमारे दोनों कंधों को शांत शिथिल करेंगे। हमारे हाथ की हथेलियों, उंगलियों को शांत और शिथिल करेंगे। कोहनियों को शांत और शिथिल करेंगे। भुजाओं को शांत और शिथिल करेंगे। उसके बाद हमारे गर्दन को शांत और शिथिल करेंगे। चेहरे के समस्त अंगों जैसे मुंह, नाक, कान, गला, उन्हें शांत और शिथिल करने का प्रयास करेंगे। हमारे मस्तिष्क को शांत शिथिल करने का प्रयास करेंगे। जब संपूर्ण अंग शांत व शिथिल हो जाए तब कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए एकदम शांत से सो जाएंगे, बिना किसी विचार को अपने दिमाग में लाए बिना। आपको ऐसे ही लेटे रहना है। उसके बाद जब कुछ मिनट हो जाता है तब फिर आप
बाई तरफ राइट साइड मुड़ करके आप सीधे इस तरीके से बैठ जाएंगे। तो अभी हमने किया शवासन, जो कि चिंता और अवसाद से निकलने के लिए काफ़ी अच्छा आसन, एकदम रामबाण जिसे इलाज कहते हैं ना, तो रामबाण ये आसन है चिंता और अवसाद से निकलने के लिए। तो फिर अब तो ये जितने भी आसन थे वो अवसाद से निकलने के लिए थे। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो प्राणायाम में आप क्या क्या कर सकते हैं? प्राणायाम अपने प्राण वायु को आयाम देना, उसे विस्तारित करना और फैलाना। जैसे कि श्वासों पर आप अगर नियंत्रण पा लेते हैं, कैसे श्वास लेना है और कैसे छोड़ना है, तो आप अपने जीवन शक्ति को, जो जैसे कि अभी तो इंसान का जो आयु है उसको लगभग 60 मान करके चलते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आई हैं। अगर आप अपने आहार में, अपने दिनचर्या में योग को शामिल करते हैं, प्राणायाम को शामिल करते हैं, तो आप और अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जीवन शक्ति ऐसे ही बढ़ती है। तो हम आते हैं प्राणायाम के लिए जो है अनुलोम विलोम हम प्रारंभ करेंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए मुद्रा इस प्रकार से बनाएंगे, नाक पर रखेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सहजता पूर्वक इसको स्पर्श कराएंगे। फिर हम श्वास भरेंगे एक नासा छिद्र से, एकदम धीमी गति से उस श्वास को फील करते हुए श्वास लेना है। फिर दूसरे नासा छिद्र से उस श्वास को छोड़ना है धीमी गति से। फिर श्वास छोड़ने के बाद में धीमी गति से फिर हम श्वास भरेंगे उसी नासा छिद्र से। श्वास भरने के बाद में उस नासा छिद्र को बंद करके दूसरे तरफ से उस श्वास को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर उस नासा छिद्र से हम श्वासों को श्वास लेकर के दूसरे नासा छिद्र से त्याग देंगे। तो ये है अनुलोम विलोम। आप धीरे धीरे करके इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं और इसका जो लाभ है काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे फेफड़ों में काफ़ी ऑक्सीजन की पूर्ति ये करता है और ये श्वास को सही करता है। जितनी भी गंदगी आई रहती है उसको ये दूर करता है। हमारे श्वास जो लेने की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है, लंग कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज करता है। जैसे कि आपने कोरोना के दौरान काफ़ी सुना होगा कि लंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। तो अनुलोम विलोम जितने भी प्राणायाम है उससे आप अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने श्वासों को अच्छा कर सकते हैं और श्वास की गति को भी बढ़ा सकते हैं। कई लोग जैसे कि श्वास का अगर बात चल रहा है तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि दो जानवर हैं, एक तो हो गया कुत्ता, डॉग, जो कि हमेशा श्वास कैसे लेता है, उसका मुंह खुला ही रहता है श्वास के दौरान पे। वो हमेशा श्वास लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। उसकी कोई एक गति नहीं रहती कि मैं धीरे से श्वास का एक आयाम नहीं रहता, वो विस्तार नहीं करता है। तो वो उसका जो आयु है वो काफ़ी कम रहता है। और दूसरा एक जीव है जो कि कछुआ है। वो जो श्वास है वो काफ़ी टाइम तक रोक करके रख सकता है, काफ़ी समय तक, इसीलिए वो मिट्टी के अंदर भी रहता है। तो इन्हीं दो जीव से भी हम एक जीता जागता उदाहरण ले सकते हैं। जो
कुत्ता रहता है, डॉग रहता है, वो काफ़ी फास्ट श्वास लेकर के वो अपने जीवन को जल्दी त्याग देता है, मृत स्थिति को जल्दी प्राप्त कर लेता है। और जो एक कछुआ रहता है वो अपने जीवन काल में श्वासों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है, पहली प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी। तो वो जो है उसका जो जीवन काल है वो काफ़ी आगे तक रहता है, वो जल्दी जो है ख़त्म नहीं होते हैं, 350 साल तक भी वो जीवित रहते हैं। तो यही हम पर भी लागू होता है कि हम अपने श्वासों को अगर धीमी गति से लेते हैं और एक आयाम विस्तार देते हैं इसमें, तो हम अपने जीवन प्राण शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो प्राणायाम था वो अनुलोम विलोम था, और जो दूसरा है वो भ्रामरी है। भ्रामरी का अर्थ है भौरों के समान गुंजन करना। तो भ्रामरी कैसे करते हैं? भ्रामरी के लिए ये जो हमारे कान के कपाट होते हैं, हम उसे क्लोज करेंगे, अंगूठे से प्रेस करेंगे, क्लोज, है ना। और हम धीमी गति से श्वास भरेंगे, एकदम धीमी गति से आप श्वास भरेंगे, अपने हाथों को इस प्रकार से लगाएंगे और धीमी गति से श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद आप भौरों के समान जो है वो गुंजन करेंगे। भौरों के समान गुंजन करेंगे तो जो श्वास है वो ऑटोमेटिकली जो है वो निकलते जाएगा, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप श्वास पूरा आपका जब निकल जाएगा, उसके बाद फिर से आप श्वास धीमी गति से भरेंगे, फिर से भौरों के समान गुंजन करते हुए बाहर निकालेंगे। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ। हम कानों के कपाट को बंद किए अंगूठे से और उंगलियों को बाहर यहाँ पे रखें अपने चेहरे पे, और श्वास लिए धीमी गति से भौरों की गुंजन के समान। फिर आपको श्वास धीमी गति से ऑटोमेटिकली छूटता जाएगा। फिर आप इसकी टाइमिंग आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। भ्रामरी करने से लाभ क्या क्या है? इसे भ्रामरी कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से जो है वो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क का एरिया है, वहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से होता है, और हमारा एकाग्रता बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट लेवल जो है वो भ्रामरी करने से बढ़ता है। हम जो भी कार्य करते हैं, विद्यार्थी हैं या तो फिर जॉब वाले हैं, गृहिणी हैं, जो भी है, तो हमारा जो दिमाग है वो एक ही चीज़ की ओर लगा हुआ रहता है। हमारा जो ध्यान का कॉन्सेंट्रेट लेवल है, एकाग्रता है, वो बढ़ जाता है। मैंने इसे अपने जीवन में भी काफ़ी उससे भी मतलब कि अमल किया है, और इसका लाभ मैंने पाया है। भ्रामरी के काफ़ी अच्छे लाभ हैं, और तनाव से आप निकल सकते हैं। जितने भी जिनकी भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, उन्हें भ्रामरी करने के गाइडलाइन दिए जाते हैं एक अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में। भ्रामरी करने से आपका दिमाग भी काफ़ी शांत होता है, आपके कार्य के प्रति एकाग्रता बढ़ जाती है, खुद के प्रति भी एकाग्रता बढ़ जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं, और आप अपने जीवन को काफ़ी सफल बना सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के जो परिणाम हैं उसके माध्यम से ये जो लाभ जो मैं आपको बता पा रही हूँ योग का या तो प्राणायाम का, इस चीज़ को मैंने अपने असल जीवन में भी उतार करके देखा है, और इसका लाभ मुझे वाकई में मिला है। इससे पहले जो होता है, ये मेरी ही बात नहीं है, ये जो भी योग करते हैं उन सभी लोगों के साथ में होता है। जब आप योग के क्षेत्र में आते हैं तो आपका दिमाग जो वो काफ़ी स्थिर हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर के, आप विद्यार्थी हैं और जो भी पेशे के हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, जो भी पेशे से हैं आप, वहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना कॉन्सेंट्रेट जो है वो काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। आप एक आम इंसान से सफल बन सकते हैं योग में आने के बाद में। मैं भी कभी सोची नहीं थी कि मैं अपने कॉलेज में प्रथम आऊँगी,
लेकिन मेरा ललक इतना था, योग का एक अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था, लगाव इतना ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एकदम इन्वॉल्व हो गई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। तो कॉन्सेंट्रेट जो एकदम बढ़ जाता है, हमारा जो मन जो चंचलता है रहती है ना, कहीं कहीं पे भटकते रहता है, वो चंचल होने से इसको रोक देता है, चंचल होने से रोक देता है और आपके एक जगह पे वो कॉन्सेंट्रेट को पूरा वो लगा देता है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफल बन सकते हैं, एक आम इंसान से ऊपर उठ सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में जब आप सफल बनते हैं तो आपको एक नाम फ्रेम भी मिलता है, अपने जीवन में आप सकारात्मक से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं जब से योग में आई हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं है जहाँ पे मैं नकारात्मक हुई हूँ, हमेशा सकारात्मकता की ओर, एक जरा सा भी मुझे नेगेटिविटी कभी आती नहीं है। और कभी अगर थोड़ा सा अगर उसका आया भी तो योग का इतना ज़्यादा पावर है कि उसको वो डाउन कर देता है और सकारात्मकता बढ़ करके उस कार्य में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ला देता है और उसका परिणाम जो है वो अनबिलीवेबल होता है। जब हम किसी भी कार्य को अपना 100% देते हैं, पूर्ण सकारात्मकता के साथ करते हैं, तो हम जीवन में काफ़ी आगे तक जाते हैं। और हमारा जो सामाजिक सोशल जीवन है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, खुद का भी जीवन है, उसके साथ हम जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छे से बैठा पाते हैं। और लोगों के अपेक्षा हमारी जो जीवन जो लाइफस्टाइल रहता है वो काफ़ी शानदार होता है, एकदम सुखमय रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। तो फिर आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही तक ही था। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश को काफ़ी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना ज्ञान आप सभी के साथ प्रेषित करने के लिए। मुझे भी अच्छा लगा आप सभी के साथ अपना ज्ञान साझा करते हुए। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। तो हम अपने सेशन को अब क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए सबसे पहले तो फिर हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का, और शांति करके हम इसे क्लोज करेंगे। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे, आँख बंद करेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रख करके उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे व समस्त शरीर पर लगाने का प्रयास करेंगे व एकदम सहजता के साथ में अपने आंखों को खोलेंगे।
हरिओम। तो आज का जो मेरा क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। मैं आप सभी से विदाई चाहती हूँ। थैंक यू।